हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, तो एंड तक देखना, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी कुछ नया मिलेगा। चलिए कल का रिवीजन करते हैं क्विकली, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें हम लोग गुलजार साहब के नाम से जानते हैं, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, इन दोनों को सम्मानित किया गया है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और 2024 में भारत में सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश उभरा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सुफलम कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्रालय ने 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बन गए हैं नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में शुरू हुआ और दूरसंचार विभाग ने एआई की मदद से विचारों के समाधान में बदलने के लिए संगम डिजिटल ट्विन पहल शुरू की है। प्रसिद्ध अमेरिकी रक्षा कंपनी बोइंग ने अपनी भारतीय शाखा बोइंग डिफेंस इंडिया का नया एमडी बनाया है निखिल जोशी को। 500 टेस्ट विकेट पूरा करने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं आर अश्विन। सबसे तेजी से ये पूरे किए हुए हैं। प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में समाधि ले ली है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। बात करेंगे अब आज की करंट अफेयर की तरफ की, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख लो, एमजेटी ऐप पर क्विज और पीडीएफ इसकी मिलेगी। अगर आप अभी तक नहीं जानते हो, जाओगे यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में, डेली मंथली वीकली सारी पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री क्विज सेक्शन में जाकर सब प्रकार की आप क्विज लगा सकते हो बिल्कुल फ्री में। अगर आप कोई हमारा पेड कंटेंट लेना चाहते हो तो वीडियो कोर्स सेक्शन या ई बुक सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जापान ने किसके साथ मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों जापान ने अभी नासा के साथ मिलकर के एक अनाउंसमेंट किया है कि ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो ये नासा जापान की जो स्पेस एजेंसी है जक्सा, इसका संयुक्त उपक्रम है, ठीक है ना। नासा और जक्सा का संयुक्त उपक्रम है और छोटा सा ही, बहुत ही छोटा सा ये सैटेलाइट है। मतलब आप देखो 10 सेंटीमीटर का इसका डायमेंशन है, वजन 330 ग्राम का ही है। क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसे बनाया है और ये लिग्नोसैट नाम से जाना जा रहा है। लिग्नोसैट, ध्यान रखना, ये वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। मैग्नोलिया लकड़ी से बना हुआ है, ये लकड़ी का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना। वैसे नासा के बारे में अगर बात करें तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। ठीक है जी। जापान कहाँ पर है? पहले तो जापान के बारे में जो रिसेंट पॉइंट आए हैं उनको देख लो, उसके बाद मैं आपको वर्ल्ड मैप में जापान दिखाऊंगा। जापान सॉफ्ट लैंडिंग अभी हासिल किया था चंद्रमा पर, और स्लिम मिशन के तहत ये हासिल किया था। इसी के साथ ये बन गया 5वां देश। ठीक है, इससे पहले अमेरिका, रसिया, चीन और इंडिया ने चांद पर ऑलरेडी लैंडिंग की हुई है। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण इन्होंने किया, जापान ने। समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उसके बाद जापान को एक नया द्वीप ही मिल गया। जापान अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला ये पहला देश बना है। ठीक है, अब जापान देखो कहाँ पर है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये एशिया वाला पोर्शन है, खास करके साउथ एशिया का। तो इसमें आपको दिखेगा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे ईस्ट में तो आपको यहाँ पर एक देश दिखेगा जापान। कभी ये बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, अमेरिका वगैरह की हालत खराब रहती थी पूरा इससे, लेकिन आज के टाइम पर जापान केवल इतने में ही सिमट गया है। पहले क्या था, जापान द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम अगर बात करें तो जापान इतना पूरा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब इसी का था। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार भी जापान का ही था। ठीक है, तो लेकिन अब जापान इतना है फिलहाल। और जापान में अगर मुझे याद आ रहा है G7 समिट हुई थी पिछली बार, याद है कि नहीं? G7 समिट 2023 जापान में हुई थी, हिरोशिमा में। जापान की राजधानी टोक्यो होती है, मुद्रा इसकी येन होती है। अभी एक रिसेंटली चर्चे में आया था कि ये जो है अपनी थर्ड पायदान जो है वो खो चुका है इकोनॉमी के रूप में, ये फोर्थ पर आ गया है। थर्ड पर जर्मनी पहुंच गया है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में। तो जापान चौथे पर खिसक के आ गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कमेंट करके बताओ इनके प्रधानमंत्री कौन है। इनके पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी हत्या कर दी गई, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत में। आगे, आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे चुना गया? तो दोस्तों अभी रिसेंटली आईपीएल की ऑल टाइम जो ग्रेटेस्ट टीम है वो बनाई गई।
ये ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम आप समझो कि अभी तक जितने भी आईपीएल के संस्करण हुए हैं तो उसमें से सभी से सबसे जो ग्रेटेस्ट टीम बनानी होती है वो बनाई गई है कि सबसे महानतम टीम कौन है। उसमें जितने भी महानतम महानतम खिलाड़ी हैं उनको शामिल किया गया और उस टीम में कप्तान बनाया गया एमएस धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल में खेलते हैं और उसकी कप्तानी करते हैं और चेन्नई सुपर किंग को 14 मैचों में 5 में खिताब ये दिला चुके हैं। यानी इनका स्कोर 5 आउट ऑफ 14 है, जो कि सबसे बेस्ट स्कोर है। क्योंकि आप देखो अगर ये तो सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस जो है ये भी जीती हुई है 5, लेकिन मुंबई इंडियन का स्कोर जो है वो 5 आउट ऑफ 16 है, यानी 16 में से 5। एक्चुअली में 2 सालों के लिए सीएसके पर बैन लगा था, तो सीएसके 2 टूर्नामेंट कम खेली हुई है, ये 14 टूर्नामेंट ही खेली है, जबकि मुंबई इंडियंस 16 टूर्नामेंट खेली हुई है। तो 16 में से इसको 5 स्कोर मतलब 5 ट्रॉफियां जीती हैं और इसने 14 में से 5 ट्रॉफियां जीती हैं। तो सबसे सक्सेसफुल रहे हैं और सभी ट्रॉफियां इन्हीं के कप्तान में जीती हुई हैं। ठीक है, हालांकि मुंबई इंडियंस में भी रोहित शर्मा की ही कप्तानी में सभी मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफियां जीती हुई हैं। तो इनको ऑल टाइम जो सर्वकालिक महानतम टीम बनाया गया आईपीएल की, उसका कप्तान इनको बनाया गया है। एमएस धोनी दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में देश को, भारत को आईसीसी की 3 ट्रॉफियां जिताई हुई हैं। एमएस धोनी ने 15 अगस्त के दिन 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, अगर आपको याद हो, वनडे और टी20 से। 2014 में ही ये टेस्ट से संन्यास ले लिए थे, वनडे टी20 से 2019 में 15 अगस्त को ये संन्यास की घोषणा किए थे। आईपीएल भी खेलते हैं ये फिलहाल के लिए, देखना होगा इस बार के बाद ये संन्यास लेते हैं या नहीं। फरवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो यहाँ पर एक बात हो गई, अभी मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है और ये 6 महीने पर जारी भी करते हैं। पिछले महीने इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि 80वें स्थान पर भारत है, जो कि अनचेंज्ड है, मतलब कि पिछली रैंकिंग भी 80वां थी, इस बार भी 80वें स्थान पर भारत था। लेकिन अभी फरवरी में फिर से ये रिपोर्ट जारी किए हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और इसमें भारतीय पासपोर्ट इस बार खिसक करके और डाउन पर आ गया, 85वें स्थान पर आ गया है, 80 में से डायरेक्ट 85वें पर आ गया। ठीक है, तो फरवरी में एक बार फिर से अपडेट हो जाइए, इंडिया हैज स्लिप्ड टू द 85th स्पॉट, ये 85वें स्थान पर पहुंच चुका है। आप देखोगे यहाँ 19 फरवरी का ये आर्टिकल है। ठीक है, तो और फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है। अभी देखो पिछली बार भी जब मैंने जनवरी वाली रिपोर्ट बताई थी तो उसमें भी बहुत सारे देशों के बारे में, इन सब देशों के बारे में बताया था कि ये लोग अब टॉप पर पहुंच गए हैं। कई सालों तक टॉप पर जापान या सिंगापुर रहा करता था, लेकिन इस बार जापान, सिंगापुर के साथ साथ लोग भी आ गए हैं, क्योंकि इन सभी देशों में 194 देशों को वीजा मुक्त एंट्री मिल रही है, वीजा फ्री एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, भारत में वहीं भारत के पासपोर्ट पर 62 देशों में वीजा फ्री एक्सेस मिल रहा है। ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स वीजा फ्री एक्सेस के हिसाब से ही निकाली जाती है, तो इसी से पता चलता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ठीक है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यही बताता है। वीजा फ्री एक्सेस क्या है इसको समझ लो। देखो, आपके पास मान लो कि भारत गणराज्य का पासपोर्ट है, तो आपके पासपोर्ट से आप कितने देशों में बिना वीजा बनवाए जा सकते हैं, यही बताता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। जैसे 194 देशों में अगर आपके पास फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, जापान का, सिंगापुर का या स्पेन का, इनमें से किसी की भी एक देश का पासपोर्ट है, तो आप 194 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो, आपको वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीजा क्या होता है? तो पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो आप अपने देश से लेते हो किसी दूसरे देश में जाने के लिए, और वीजा वो डॉक्यूमेंट होता है जो आप दूसरे देश से अप्रूवल मांगते हो कि मैं आपके यहाँ आ जाऊं। मतलब पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप कहोगे कि मैं चला जाऊं, तो पासपोर्ट बनवा लो। और वीजा बनवाना है तो वीजा इसलिए बनवाया जाता है कि जब आप पूछो उस देश में, मैं आपके देश में आ जाऊं, है ना, तो ये मतलब ये वीजा। समझ में आई बात? आगे यहाँ पर कुछ रिपोर्ट है, कुछ इंडेक्स हैं पिछले दिनों में जो आई है चर्चे में, उनको देख लेते हैं। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 93वें पर है। नॉर्ड लेयर की ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वें पर। स्टार्टअप फंडिंग में वैश्विक रैंकिंग में 4थे पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि इस बार इसमें भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है, और पिछली बार 8 पर था, इस बार 7 पर है। अब इसको देख करके ये मत कहना कि तो एक ही रैंक तो सुधार हुआ, कौन सा सुधार हुआ। एक्चुअली में इस 7 में भी बहुत बड़ी बात है, 7 में ना शुरू के टॉप पर तो खाली ही रहते हैं 3, चौथे से इसकी रैंकिंग ही शुरू होती है, और चौथा, पांचवा, छठवां और 7वें पर अपने लोग हैं, यानी अल्टीमेटली देखा जाए देशों के मामले में चौथे पर हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 49वें पर।
महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में तीसरे पर, कर्मचारियों की वेल बीइंग में दूसरे पर और मर्सर की वैश्विक पेंशन सूचकांक में 45वें पर है। आगे, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय बैडमिंटन टीम ने, विमेंस टीम ने जीत लिया है चैंपियनशिप। एशिया का ये टूर्नामेंट था, एशिया टीम चैंपियनशिप। इसमें भारतीय टीम ने फाइनल में थाईलैंड को हराया है 3-2 से। पीवी सिंधु के नेतृत्व में ये टीम इवेंट था, मतलब इसमें कई खिलाड़ी होते हैं। भारत कई देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकला और फाइनल में थाईलैंड को हरा करके खिताब जीता। ठीक है जी। आगे, पुरसेला वेंकटा सिंधु इनका पूरा नाम है, आप इनके बारे में जानते ही होंगे। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में ये पैदा हुई थी, अब तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है। आगे, फरवरी 2024 में जारी सीएम लोकप्रियता की रेटिंग में किस राज्य के मुख्यमंत्री शीर्ष पर हैं? तो देखो, पीएम लोकप्रियता या कहे राष्ट्राध्यक्षों की लोकप्रियता में तो पीएम मोदी जो है ये कई सालों से टॉप पर चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम की लोकप्रियता की एक रेटिंग आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर्स किस राज्य में कितने ज्यादा पॉपुलर है। उनकी ये रिपोर्ट एक तैयार की गई है और इसमें टॉप पर हैं उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी आप जानते हो ये बीजू जनता दल पार्टी से हैं। बीजू पटनायक जी इनके पिताजी थे और उन्होंने ये पार्टी स्थापित की थी। उन्हीं के कामकाज को ये आगे बढ़ा रहे हैं नवीन पटनायक जी। ये 5 बार सीएम बन चुके हैं, 5 बार से लगातार ये सीएम है उड़ीसा के। इसके अलावा इनकी पॉपुलैरिटी ही बता रहा हूं मैं। इनके अलावा ये ऐसा भी नहीं है कि 5 बार ये नीतीश कुमार की तरह 9 बार 10 बार, संख्या ही केवल बढ़ रही है, कार्यकाल टाइम नहीं। ये 5 बार सीएम रहे हैं और वो भी भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इनका कार्यकाल भी पूरा हुआ है हर बार। तो यहाँ पर ये पॉपुलैरिटी के मामले में सबसे टॉप पर हैं 52.7% लोकप्रियता रेटिंग के साथ। सेकंड पर योगी बाबा हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे स्थान पर हैं 51.3% रेटिंग के साथ। तीसरे पर हेमंत विश्व शर्मा, जिन्हें पूर्वोत्तर का योगी कहा जाता है, ये असम के हैं सीएम। इनकी लोकप्रियता रेटिंग 48.6% है। चौथे पर भूपेंद्र पटेल हैं, इनकी लोकप्रियता रेटिंग 42% है। और पांचवें पर मणिक साहा हैं, त्रिपुरा के सीएम। ठीक है जी, ये सीएम की लोकप्रियता की रेटिंग थी। आगे उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में आप जान लो। वैसे तो मैं उड़ीसा के बारे में आपको लगातार बताया ही हूँ पिछले दिनों में, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अभी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है, डिटेल्ड रिपोर्ट। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसमें ईवी अवसंरचना में, यानी कि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, इस मामले में रिपोर्ट जो आ रही है इसमें कर्नाटक टॉप है। कर्नाटक तेजी से ईवी का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित करा देना, उनकी सर्विस सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बनवा देना, ठीक है ना, और सर्विसिंग जिससे प्रॉपर तरीके से हो जाए, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बन रहा है कर्नाटक में। तो इस मामले में कर्नाटक टॉप पर है। तो अगर चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन के मामले में 5059 चार्जिंग स्टेशन आज के टाइम पर हो गए हैं कर्नाटक में। दूसरे पर महाराष्ट्र है 3000 चार्जिंग स्टेशन के साथ। तीसरे पर दिल्ली है 1886 चार्जिंग स्टेशन के साथ। वहीं अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा लोग खरीद कहां पर रहे हैं, सबसे ज्यादा अडॉप्ट कहां पर किए जा रहे हैं, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इलेक्ट्रिक वाहन के अपनाने में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है 7.45 लाख वाहन, और उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक। इसमें ये भी चीजें डिपेंड करती हैं कि कहाँ पर सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है। कई कई राज्य जो होते हैं सब्सिडी ज़्यादा देते हैं इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए, तो लोग रहते दूसरे राज्य में लेकिन आकर के दूसरे राज्य में खरीद लेते हैं गाड़ी, ठीक है ना, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी ने अपना पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों भारत की ही एक कंपनी है TASL, टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसने अपना पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ध्यान रहे, ये भारत का पहला जासूसी उपग्रह नहीं है स्वदेशी, ये इनका पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह है। भारत ने तो बहुत पहले से ही लॉन्च कर रखे हैं। तो ये है और लॉन्च होने वाला है TACL के द्वारा, अप्रैल में ये लॉन्च किया जाएगा। खास बात तो ये है कि ये लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स का सहारा ले रहे हैं। स्पेस एक्स आप जानते हो एलन चाचा वाली कंपनी, तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2024 तक।
TASL ने विकसित किया है, यानी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने बनाया है। जासूसी उपग्रह है और क्षमता की इसके बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि TACSL सैटेलाइट कैन प्रोवाइड इमेजनरी विद 0.5 मीटर रेजोल्यूशन, मतलब 0.5 मीटर का रेडियस का आप चीजें देख सकते हो अंतरिक्ष से ही। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये आगे चल करके ऐसे ही अगर रहा तो फिर भारत की मदद करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। भारतीय सेना भी इनसे बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करवाएगी। TASL की स्थापना 2007 में की गई थी। हैदराबाद में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है बनमाली अग्रवाल। आगे अपनी पुस्तक भी है अवेलेबल दोस्तों, जिनको जिनको लेना है, जो जनवरी से दिसंबर 2023 का करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफलाइन बुक है, अमेजन पर अवेलेबल है, रिव्यूज वगैरह आप जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा सैंपल्स इसमें अपलोड किए हुए हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जाकर के आप क्लिक कीजिएगा। सैंपल्स भी हैं, लोगों के रिव्यूज हैं, लोग जो है बहुत ही बढ़िया से रेटिंग किए हुए हैं, तो आप जाकर के देख सकते हो। और नीचे लोग जो है अपना वीडियो, फोटो और ये सब अपलोड किए हैं रिव्यू के रूप में, तो आप उनको पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कंटेंट में कितना ज़्यादा दम है। और बुक जो है ये रिप्रिंट होकर के आई हुई है, तो बीच में जैसे कुछ चीज़ें जो नहीं थी वो भी सारी चीज़ें इसमें अपडेट कर दी गई हैं। जैसे 5 राज्यों का जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्रियों के नाम पहले एडिशन में नहीं थे, वो सारी चीज़ें ऐड कर दी गई। मतलब जनवरी से दिसंबर तक का कंप्लीट कंटेंट इसमें अवेलेबल है। 77वें ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं? तो इसको जीते हैं दोस्तों किसने? इसको जीते हैं ओपनहाइमर ने। सबसे ज्यादा 7 अवार्ड जीते हैं। अभी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड जिसे कहते हैं बाफ्टा अवार्ड, इसकी घोषणा हुई, इसके विनर्स की घोषणा हुई। 77वां ये संस्करण था इनका। इसमें ओपनहाइमर ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते। ओपनहाइमर मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था कि भाई गोल्डन ग्लोब से शुरू हुआ है, गोल्डन ग्लोब में जो पाया वही क्रिटिक्स में पाता है, वही बाफ्टा में पा जाता है, और उसके बाद आने वाले टाइम पर एकेडमी अवार्ड जो होता है, ऑस्कर अवार्ड, उसमें भी वही पा जाता है। बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार ओपनहाइमर ही इसको भी जीतेगी। गोल्डन ग्लोब जीत चुकी है, क्रिटिक चॉइस अवार्ड जीत चुकी है और अब बाफ्टा अवार्ड जीत चुकी है। अब बहुत ज्यादा चांसेस है ऑस्कर अवार्ड भी यही ले जाएगी, ओपनहाइमर। फिलहाल यहाँ पर बाफ्टा अवार्ड के कुछ जो विनर्स हैं उनका नाम है सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाए हुए हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन ने पाया हुआ है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन, यही डायरेक्टर हैं इसके। सिलियन मर्फी इसके एक्टर हैं ओपेनहाइमर के। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री चुनी गई है 20 डेज इन मारियोपोल, वही डिटेल यहाँ पर भी है, अंग्रेजी में है, ठीक है। बाकी चीजें देखो, सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस ओपेनहाइमर को मिले थे 13, और सबसे ज्यादा विनर्स भी यही रहा है सबसे ज्यादा कैटेगरी में, ठीक है जी। चलिए, पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को चुना गया है बेस्ट एक्ट्रेस। 19 फरवरी 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी दोस्तों इस बार 394वीं जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक, भारत में हिंदू स्वराज के पुनः स्थापना करने का श्रेय इनको जाता है। इंडियन नेवी को सुसंगठित सुव्यवस्थित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ये इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में, इनका निधन हुआ था 3 अप्रैल 1680 में। तो 394वीं जयंती इनकी मनाई गई। दक्षिण भारत में खास करके महाराष्ट्र में तो बहुत ही धूमधाम से इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका नाम शिवाजी भोसले था। भोसले मराठा राजवंश से ये सदस्य थे और शिवनेरी के किले में इनका जन्म हुआ था 1630 में, ठीक है जी। आगे, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन ये होगा दुबई में। और मैं आपको पिछले साल बताया था विश्व वकील सम्मेलन या कहें अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, वो उसका पहला संस्करण था, वो दिल्ली में हुआ था, वो भी ध्यान रखना। वो वकील का सम्मेलन था, यहाँ पुलिस का सम्मेलन है। हालांकि दोनों का आपस में कभी सम्मेलन नहीं होता। वर्ल्ड पुलिस समिट की बात करें तो 5 से 7 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। और इसमें दुनिया भर से 2 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट शामिल हो रहे हैं, जिसमें देश जो हैं 138 देश अपने अपने अधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं। भारत भी अपनी तरफ से भेज रहा है। भारत अपनी तरफ से राजस्थान के आईपीएस पंकज चौधरी को भेज रहा है। ये भी काफी मतलब माने जाते हैं, काफी सख्त आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं, इनको भेजा गया है। साथ ही साथ इसमें 10 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो जब 5 से 7 मार्च को आयोजन हो जाएगा, जब अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे, तो मैं फिर से ये क्वेश्चन लूंगा और फिर से मैं आपको इसको बताऊंगा। वैसे अभी दुबई में ही बताऊं आपको तो सरकार सम्मेलन हुआ है ना, विश्व सरकार सम्मेलन या कहें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित हुआ,
जिसमें पीएम मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें की और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बने। जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ही दुबई ने दुनिया को बताया कि वो पहली एयर टैक्सी यूज़ करेगा, एयर टैक्सी लॉन्च करेगा, एयर टैक्सी सर्विस। इसके अलावा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ही पीएम मोदी जब गए थे वहाँ पर, तो बीएपीएस हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किए। इसके अलावा उन्होंने अहलान मोदी कार्यक्रम का भी आयोजन किया। वहाँ पर यूपीआई लॉन्च किया गया। भारत ने यूएई से 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। फिलहाल ये 10 क्वेश्चंस थे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, टॉप 10 करंट अफेयर की ऐसे ही ये पीडीएफ पाने के लिए डिटेल में आप टेलीग्राम का रुख कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाओ, एमजेटी एजुकेशन सर्च करो, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हों वो ग्रुप ज्वाइन करो और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट आपको देता हूँ। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोलंबिया की राजधानी क्या है, तो वो है बगोटा। कोविड-19 बचाव से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई? कोविशील्ड ने बनाई थी। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है, ये सब बताओ। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थोड़ा सा जीएस का इतिहास का क्वेश्चन है, ये आप बताइएगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। मैं आपसे कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।